राहुल गांधी की विदेश यात्रा वाला जिन्न फिर एक बार बाहर आ गया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कई आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले 22 सालों के अंदर 54 विदेश यात्राएं की हैं और राहुल गांधी ने पिछले 10 सालों की जो अपनी घोषित आय थी वो 11 करोड़ रुपए बताई थी, लेकिन विदेशी यात्राओं में उन्होंने अपनी 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और साथ ही में राहुल गांधी इन विदेश यात्राओं का खर्चा कहां से ला रहे हैं, कैसे उनकी फंडिंग हो रही है, तमाम सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किए गए। तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज की एक खास बातचीत। तो सर, क्या कुछ कहेंगे? देश पर मुसीबत आते ही फिर एक बार राहुल गांधी की विदेश यात्राएं याद आ गई हैं बीजेपी को। देखिए, संबित पात्रा एमपी बन गए हैं, लेकिन मूल जो आदमी होता है वो कभी बदलता नहीं है। जो अंदर से गड़बड़ी होती है वो हमेशा रहती है। तो संबित पात्रा मेरे साथ भी एक आध बार टीवी चैनल पर रहे हैं। उनकी आदत है झूठ बोलना, और जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे गंदा झूठ बुलवाना होता है तो संबित पात्रा को आगे कर दिया जाता है। क्योंकि संबित पात्रा को पहले भी गालियां मिलती रही हैं, आगे भी गालियां मिलेंगी, और गालियां मिलने से संबित पात्रा का कैरियर थोड़ा बेहतर हो जाता है। हो सकता है डूब रहा हो तो उनको आगे लाया गया हो कि कुछ और गालियां मिल जाएं तो इनका कैरियर बेहतर हो जाएगा। राहुल गांधी विदेश जाते हैं। एक तो पहली बात यह कि 11 साल में 60 बार राहुल गांधी गए हैं, और जितना खर्चा हुआ है 54 बार या कितनी बार 60 करोड़ गए हैं, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी एक बार विदेश जाते हैं तो खर्चा हो जाता है। उनकी यात्राएं कितनी हैं उसको भी गिन लीजिए, और पर्सनल इनकम उनकी कितनी है वो भी गिन लीजिए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि सरकारी खर्चे पे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी यात्राएं राहुल गांधी ने की हैं उसमें बहुत थोड़ी सी पर्सनल यात्राएं हैं जो व्यक्तिगत होती हैं, जहां छुट्टियां मनाने वो जाते हैं। इसके अलावा जितनी यात्राएं की हैं या तो सांसद के तौर पे की हैं, या संसद के प्रतिनिधि के तौर पर अगर प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसके तौर पे की हैं, और या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की हैं। तो जाहिर है कि उनकी यात्रा का जो खर्चा उठाती होगी कांग्रेस पार्टी उठाती होगी, या फिर संसद से जब आप भेजते हैं तो बाकी एमपी जैसे जाते हैं वैसे वो भी जाते हैं, उनका खर्चा जो है भारत सरकार उठाती होगी। चलो सब छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कि जो संबित पात्रा कह रहा है एक बार मान लेते हैं, मुझे कह रहे हैं कहने का मन नहीं करता क्योंकि सांसद हो गए हैं, माननीय सांसद हो गए हैं, लेकिन हरकतें उनकी वही ट्रॉल जैसी हैं आज भी। तो जो ये कह रहे हैं मान लो वो सही है, तो इनकम टैक्स क्या सो रहा है? पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सो रहा है? क्या ईडी सो रहा है? क्या भारत सरकार की सारी संस्थाएं सो रही हैं? अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? उनके घर पे छापा क्यों नहीं पड़ा? उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा गया कि 60 करोड़ कैसे आपने खर्चा कर दिया? फिर राहुल गांधी की एक यात्रा पे कितना खर्चा होता है इसका हिसाब किताब इनको कहां से पता है? कैसे पता है कि हर यात्रा पर 1 करोड़ खर्च होता है? बहुत सारी यात्राएं सस्ती भी होती हैं, बहुत सारी यात्राएं महंगी भी होती हैं। इनको क्या पता? इनको क्या पता कि होटल में रुके थे कि किसी के घर पर रुके थे? अगर होटल में रुके थे तो खुद पेमेंट किए थे या पार्टी ने पेमेंट किया था, इनको क्या पता? तो ये बेकार की बात है। आप परेशान हैं, आपने 10-11 साल में हमारी इकॉनमी को वहां पहुंचा दिया है कि रुपया दुनिया की सबसे, एशिया की नहीं, दुनिया की सबसे खराब करेंसीज में शामिल हो गया है। आज अभी थोड़ी देर पहले डेटा आया है जिसमें हमारी महंगाई तकरीबन 2.5 गुना बढ़ गई है। तो आपने इकॉनमी का सत्यानाश किया हुआ है, कोई और चीज समझ में आती नहीं है। तो राहुल गांधी का आप माला जपने लगते हैं। अरे यहीं रहते हैं ना, इसी देश में रहते हैं। कभी कोई पूछता है कहां गए हैं? अरे भैया इसी देश में रहते हैं, उनके पासपोर्ट पर ठप्पा लगता है जब बाहर जाते हैं। तो भारत सरकार को पता है कहां गए हैं। भारत सरकार को बिना बताए हुए ना आप कहीं जा सकती हैं ना मैं कहीं जा सकता हूं। कहीं भी आप बाहर जाएंगे तो पासपोर्ट यहां पे ठप्पा लगता है, और जब लौट के आते हैं तो फिर ठप्पा लगता है। और जिस मुल्क में जाते हैं वो भी पासपोर्ट आपका इनकमिंग ठप्पा लगाता है, फिर जब वहां से निकलते हैं तो एग्जिट का ठप्पा लगाता है। तो आप कितने दिन किस मुल्क में रहे ये बिल्कुल ठीक से मालूम होता है भारत सरकार को। कभी उस पर बेकार की बात होती है, कभी ये बेकार की बात हो रही है। अरे अपना बताइए कि प्रधानमंत्री रहते हुए आपने विदेश यात्राओं में कितना खर्चा किया? उसका रिकॉर्ड तो राज्यसभा के पटल पर आया हुआ है, कोई देख ले और फिर पूछे कि मोदी जी इतना ज्यादा खर्चा क्यों करते हैं। मोदी जी के जो भक्त हैं वो कहते हैं, एक बयान किसी का आया था कि एयरपोर्ट पर ही नहा धो लेते हैं। इतना सारा झूठ बोला जाता है मोदी जी के बारे में, और जब खर्चा सामने आता है तो पता चलता है कि शाही खर्च हुआ है। और अभी फिर जा रहे हैं 5 देशों में, तो उनसे सवाल पूछिए ना।
जी बिल्कुल। तो अब जहां एक तरफ राहुल गांधी के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि नीट विवाद को लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं उनको काले झंडे अहमदाबाद के अंदर दिखाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि जो अभी आरोपी पकड़ा गया है इस नीट विवाद के अंदर, उसने ये कहा है कि इसमें और बड़े बड़े लोग शामिल हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? एक राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, नीट परीक्षा कैंसिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर कभी इस आदमी ने जिंदगी में कंपटीशन दिया होता, कभी नीट दिया होता या कोई भी कंपटीशन दिया होता, तो इनको समझ में आता कि एक परीक्षा का कैंसिल होना कितना खतरनाक है। हमने बहुत डिटेल में उस पर कल बात की थी। और जहां तक ये सवाल है कि बड़े आदमी को बचाया जा रहा है, आपको याद होगा कल भी मैंने ये बात कही थी कि हर बार यही होता है, जब किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो छोटे मोटे 2 4 10 लोगों को पकड़ लिया जाता है, किसी को मास्टरमाइंड बता दिया जाता है और खेल खत्म हो जाता है। जबकि एनटीए के लेवल पर पेपर लीक कराना, इतने हाईएस्ट लेवल पर पेपर लीक कराना किसी छोटे मोटे आदमी का काम नहीं हो सकता है। इसमें कोई मंत्री इन्वॉल्व हो सकता है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी इन्वॉल्व हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन इन्वॉल्व हो सकता है, कोचिंग्स इन्वॉल्व हो सकती हैं बहुत बड़ी। उसके बिना ये नहीं होगा। कोई एक आदमी जाकर लीक करा के 50 लोगों को नहीं बेच सकता, या 5-6 लोगों का कोई गैंग ये काम नहीं कर सकता जब तक कोई बड़ा आदमी मिला हुआ ना हो। और हर बार यही होता है कि बड़े आदमी तक हाथ नहीं जाता है, ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझा दिया जाता है। वो जो बंदा कह रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी फोटो आ रही है, तो वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो, मैं उसकी बात से सहमत हूं कि छोटे छोटे लोगों को फंसाया जाता है, बड़े लोगों को बचा दिया जाता है, इसीलिए इस तरह की चीजें लगातार चलती रहती हैं। अगर बड़े लोगों को गिरफ्तार किया जाए, पूरा सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है उसको पिन डाउन किया जाए, तो शायद दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी। इस बीच में एक और सवाल है कि आज हमने देखा कि ममता बनर्जी आज वो कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची हुई थी और खुद एक वकील के रूप में वहां पर पहुंची हुई थी। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं, वहां पर उनके सामने चोर चोर के नारे लगने लगते हैं और बंगाल हिंसा को लेकर वो अपनी दलीलें रखने के लिए कोर्ट में पहुंची हुई थी। तो क्या कुछ कहेंगे बंगाल के? अब सरकार बदल गई है। पहले जब सरकार इनकी थी उस समय भी ममता बनर्जी दिल्ली आई थी और दिल्ली में उन्होंने पूरा वो जो रोब होता है, जो ड्रेस होता है ब्लैक, वो पूरा पहना था। अब वो लायर इन प्रैक्टिस तो नहीं है, तो जाहिर तौर पर उनके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस तो नहीं होगा, लेकिन वो वहां पर बिल्कुल जा सकती हैं। अभी हमने देखा अरविंद केजरीवाल भी गए थे, अपने केस की जिरह खुद कर रहे थे वो, तो वो गई हैं। ये ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये सिंबॉलिक है, ये बताने के लिए कि चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई है उसमें उनके लोगों को जिस तरह से मारा पीटा गया है। उन्होंने खुद भी कहा कि जब काउंटिंग चल रही थी वहाँ पर वो गई, वहाँ उनके साथ मार पिटाई हुई। अब मज़ेदार बात यह है कि एक सीसीटीवी दिखाकर इस सारे मामले को दबाया जा सकता था। भाई सीसीटीवी आप दिखा दीजिए कि ये आई और आराम से चली गई, दुनिया समझ जाएगी कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। लेकिन सीसीटीवी नहीं दिखाने से ये बात हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ, क्योंकि वो अभी उस समय तक तो चीफ मिनिस्टर थी वो, तो क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ जिस समय वोटों की गणना हो रही थी उस समय मारपीट हुई है? अगर ये हुआ है तो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 1 डेढ़ 2 बजे तक जानबूझकर बहुत स्लो काउंटिंग की गई, बहुत कम राउंड के रिजल्ट आए थे, उनको रिजल्ट बनाकर पूरा फैला दिया गया, खुशियां मना ली गई, और उसके बाद काउंटिंग में गड़बड़ियां हुई, सारे जो टीएमसी के और बाकी लोग थे उनको भगा दिया गया और गड़बड़ियां हुई। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हमारे पास कोई इसका सबूत है नहीं, और सीसीटीवी दिखाते नहीं हैं ये लोग। तो ऐसे में जब वहां गई हैं तो ममता बनर्जी, दरअसल ये मैंने कहा कि सिंबॉलिक ज़्यादा है, वो बताना चाहती हैं कि अभी मैं आउट नहीं हुई हूं, अभी मैं लड़ाई में हूं और मैं बंगाल के अंदर हूं, सड़क पर आकर संघर्ष करूंगी। नारे वारे तो खैर लगते रहते हैं, ये अपने आप में बदतमीजी है कि 10 साल की चीफ मिनिस्टर, 15 साल की चीफ मिनिस्टर को आप चोर चोर कहें, इस तरह की बातें करें, तो नारे वारे खैर लगते रहते हैं, नारे लगते रहेंगे। अभी अखिलेश यादव के बारे में मैं पढ़ रहा था कि प्रतीक यादव जो उनके सौतेले भाई थे, उनकी जो मृत्यु हुई है उसके बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, वहां पर जब दुख का समय था उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ नारे लगाए। तो अब इस देश में नारे वारे, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरह के नारे लगाए जाने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी 70+ की, मेरे ख्याल से 71-72 ईयर्स की हो चुकी हैं। अगर इस एज में भी वो सड़क पर उतरती हैं और लड़ती हैं तो बंगाल का सीन काफ़ी मज़ेदार होगा। इतनी जल्दी ज़मीन छोड़ने वालों में से वो नहीं है।
और आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारते हैं, उसके बाद 7 उनके सांसद चले जाते हैं। अभी कल ये पूरी खबर चल रही थी, हालांकि इस पर कोई अभी कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने पंजाब से कुछ लोगों से पता करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ कंफर्म कहना मुश्किल है। पंजाब में जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनको लेकर बहुत सारी चर्चा चल रही है कि वो अरविंद केजरीवाल से बात नहीं कर रहे हैं, उस लेवल पर कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो जहां भी विपक्ष है उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की बात चल रही है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ लड़ती हैं, क्योंकि देखो सीपीएम के साथ, सीपीएम सीपीआई के साथ क्या हुआ, वाम मोर्चा जो वहां पे लेफ्ट फ्रंट, एक चुनाव हारे और उसके बाद पूरी तरह से खत्म हो गए। मतलब दूसरे चुनाव में एकदम जीरो पे लगभग आ गए और उसके बाद तो गायब ही हैं। इस बार बड़ी मुश्किल से 2 सीटें निकली हैं। तो बंगाल का अजीब कल्चर है कि सत्ता में रहने के बाद आप पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर नोट करनी चाहिए कि विपक्ष कुछ ना कुछ तो होगा, किसी भी पार्टी को 100 सीटें नहीं मिल सकती। तो अब ये सवाल है कि अगला चुनाव जब भी होगा तो विपक्ष कौन होगा? क्या फिर से सीपीएम विपक्ष होगा, या कांग्रेस अपनी ताकत बना लेगा, या फिर ममता बनर्जी मुख्य विपक्ष के रूप में लड़ेंगी और सत्ता में आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं। तो उस वाली पोजीशन को बनाए रखने के लिए वहां पर अपने आप को सबसे बड़ी नहीं तो कम से कम दूसरी सबसे बड़ी ताकत दिखाने के लिए ममता बनर्जी मेहनत कर रही हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं जी। इस बीच में एक और आज एक खबर सामने आई कि पिछले दिनों हमने पिछले कई सालों से देखा था कि पिछले 4 सालों में हिजाब विवाद काफी ज्यादा हो रहा था। तो अब कर्नाटक की सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब हिजाब को लेकर जो एंट्री कॉलेजेस वगैरह में थी उस पर अब कोई रोक नहीं रहेगी। आप हिजाब पहनकर जा सकते हैं या फिर आपके जो भी धार्मिक चिन्ह हैं आप पहनकर जा सकते हैं। तो इस फैसले को कैसे देखो, देख रहे अगर हैं? मेरी बात अगर की जाए, अगर पर्सनली कहा जाए तो मेरा मानना यह है कि पब्लिक स्पेस में धार्मिक चिन्हों को धारण करने को बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन यह भी है कि जिस देश में लड़कियां पढ़ती ही बहुत मुश्किल से है, एक तुम्हें खुद पता है ये कि एक लड़की के लिए घर से निकलकर स्कूल जाना, कॉलेज जाना, और ख़ास तौर पर अगर लोअर मिडिल क्लास से है या लोअर क्लास से है या ऐसी जगह पर है जहां घर में उतना प्रोग्रेसिव माहौल नहीं है, वहाँ बाहर निकल के जाना, पढ़ना, ये अपने आप में एक लड़ाई है, अपने आप में एक जंग है। घर से निकल कर बाहर पढ़ने जाना जिसमें इतने सारे ख़तरे हैं, क्या मैं बताऊं। सब जानते हैं कि आज हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है। तो वैसे में अगर कोई लड़की पढ़ने जा रही है तो मुझे लगता है किसी बहाने से उसको रोका नहीं जाना चाहिए। अगर वो शादीशुदा है, घूंघट करके जा रही है तो भी नहीं रोकना चाहिए, अगर हिजाब पहना है तो भी नहीं रोकना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों चीज़ों को एक साथ मत रखो। धार्मिक चिन्हों का जो प्रदर्शन है, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे, इसको भी बहुत बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब इसके नाम पे अगर लोग ज़बरदस्ती धार्मिक चिन्ह धारण करके, पटका लगा के और ये करके और वो करके जाके वहाँ पर धर्म प्रदर्शन करते हैं, तो इसको रोकने का भी कोई तरीका होना चाहिए। मेरा मानना है कि सबसे पहले स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई अच्छी हो। जब पढ़ाई अच्छी होगी और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद रोज़गार मिलेगा, इस बात की थोड़ी सी भी गारंटी होगी, तो छात्र खुद सीरियस होंगे। छात्र खुद सीरियस होंगे और जब छात्र सीरियस होंगे तब शायद इन सारी चीज़ों से, और साथ में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो क्या ही कहा जाए, इस देश में ये सारी चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि पूछिए मत। साउथ से एक और खबर है, केरल में आखिर कांग्रेस ने चुन लिया है अपना मुख्यमंत्री, सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और मेरा मानना है कि ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि सतीशन जो थे, एक तो केरला में लगातार हैं, 5-6 बार लगातार विधायक रहे हैं, ज़मीन पे बहुत अच्छी पकड़ है, और विपक्ष के नेता के रूप में शालिनी शोर मचाने या ये सब करने की जगह डेटा वेटा देकर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मतलब केरला में जो पिछली बहसें हुई हैं, अगर आप उनको गौर से देखिए तो सतीशन साहब बिल्कुल तैयार होके आते थे, उनके पास डेटा होते थे और बहुत पढ़े लिखे तरीके से उन्होंने केरल में जो लेफ्ट की सरकार थी उसका मुकाबला किया है। तो बाहर से किसी को भेजने से ये बेहतर ही है कि उनको बनाया गया है, और हम लोग की शुभकामनाएं कि 5 साल वो ढंग से काम करें। बिल्कुल। तो सर, अभी कुछ कमेंट्स भी हमारे दर्शकों के आए हैं पिछले वीडियोस में से। तो निज़ाम अंसारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि नेताजी बहुत जल्दी छूट जाएंगे, नीट केस को लेकर ये बोल रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? हाँ, उनको लगता है अभी पकड़े तो जाएं, उसके बाद छूट जाएंगे। अभी जो पकड़े गए हैं वो तो छूट भैया हैं, ढंग से नेताजी भी नहीं है। और शब्बीर सिद्दीकी बोल रहे हैं कि अशोक सर नशे के बारे में भी कुछ बता दीजिए। अब नशे का मुझे कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, अगर अनुभव होता, एक्सपीरियंस होता नशा करने का तो मैं आपको ज़रूर बताता। नशे के बारे में और क्या बताऊँ आपको मैं। अयूब खान बोल रहे हैं, दुनिया का हर घटिया काम बीजेपी की टीम करती है, इसे सिर्फ पैसे चाहिए, देश हित नहीं। भारत की सारी नौकरियों पर आरएसएस और बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, तो पेपर लीक तो होगा ही। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, लेकिन ये सच्चाई है कि
पेपर लीक जो हो रहा है उससे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो उसका एक ये प्रकटन है और मुझे लगता है कि ठीक है, कहने का अधिकार है जनता को। बिल्कुल, उदय शंकर जी ने तारीफ की है हमारे इस प्रोग्राम की और उन्होंने बोला है गुड एनालिसिस। थैंक यू उदय शंकर जी। और बहुत सारे लोग बाप बेटी कमेंट करते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जरूर मेरी बेटी की उम्र की हैं शालिनी, लेकिन हम बाप बेटी नहीं हैं, हम दो इंडिविजुअल्स हैं, दो जर्नलिस्ट हैं जो आपस में बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप रिश्ता ही जोड़िए, बाप बेटी जैसे हो सकते हैं हम, लेकिन यहाँ हम दो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं जो पूरी ताकत के साथ बात करते हैं। तो ये बाप बेटी वाला कमेंट अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। कल फिर एक और नया मुद्दा लेकर हम आप सभी लोगों के सामने हाजिर होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।